नमस्कार दोस्तों, यह जो है राकेश मोटिवेटर क्लासेस का 29वां क्लास है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इसको देखें, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले उनको मिल जाए। देखिए, हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे? संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है, जिसे सामान्यतया गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों विद्वानों की परिषदें थी। इन कवियों द्वारा रचा गया संगम साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य, राजाओं के संरक्षण में तीन संगम आयोजित की गई है। स्थान जो है, प्रथम स्थान मदुरई है, अध्यक्षता अगस्त ऋषि। द्वितीय स्थान कपाटपुरम अलयवाई, अध्यक्षता अध्यक्ष ऋषि तथा लोकापियर। तृतीय संगम स्थान मदुरई, अध्यक्षता नकीरर। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। लोकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, अपितु अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता लोकापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह एक काव्य शास्त्र का भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक एग्लो आइडियल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कारिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम में के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशाली पत्नी कन्ननी को संबंधित किया गया। संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, जिसमें नित्य का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। लोकापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल की भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कुडी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहल तथा कालम्र के राजाओं को पराजित किया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी।
संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, राजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा, लंबा एवं तथा यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर के बहिर्गमन भाग में नंदी का एक एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतर्द्वीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तक, दक्कन के कुछ भाग तथा उरायूर, कोरी, कावेरी पट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक के प्रथम अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक तथा कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया, तंजौर पर अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय यू कोड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगोकोड चोलापुरम में चेलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चेलों की राजधानी उरायूर थी। द्रविड़ में चोल आधिपत्य स्थापना वस्तुतः परांतक ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोड उपाधि धारण की। राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम में उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज के अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरूव को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगल रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजराज प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की राजधानी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम को सम्राट बना। उसने प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगटोक की उपाधि के धारण की। गंगटोक चूरन नामक कई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट में उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। कोलुतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कोलुतुंग ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति की प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कोलुतुंग के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। कोलुंग प्रथम को चोल लेखकों ने सुंगम तवीर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम व वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे।
जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघर्ष को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिकों के नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम सभा में ग्राम सभा के अधिकारी समितियों की कार्यकारिणी का विस्तृत विस्तार हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से चोलकालीन गांवों में गतिविधियों की देखरेख का कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को वोट वरीयम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वरीयम, एरी वारियम तथा पौन वरीयम थी। चोल काल के में व्यापारियों एवं शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तच्छ कला में भी सफलता प्राप्त की थी। पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। पाषाण मूर्तियों में से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की थी, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को भी सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में भूख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ ही एक अत्यंत विशाल शक्तिशाली नौसेना भी थी। इस नौसेना की सहायता से उन्हें श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। बीजापुर कर्नाटक के वातापिक नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियां विवरण एवं हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजया भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मतवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकमेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किमी दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पेडुके कहा गया है। यह ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार की एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाली 2 तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल तथा शराब को रखने में किया जाता था। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम एवं रामावतारम की तमिल भाषा में है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजीयर आदि। इसका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राजा की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राजा कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिरुवेनल्ली के जिले और श्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चोर राज्य पर
विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयवर्मन ने वामन की उपाधि धारण कर की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक वामन राजसिंह प्रथम के पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक 26 दूत ईस्वी पूर्व 26 ईस्वी पूर्व भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरा में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कंदब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर वंश ने की थी। कंदब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इसको देख रहे हैं उनके लिए यह विशेष सूचना है कि इस 29वें वीडियो में जो दिखाया गया है उससे अगले वीडियो में उससे और बढ़िया दिखाया जाएगा और अच्छा लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।